यहाँ पे आए हैं लर्न करने के लिए और सीखने के लिए, ठीक है। तो आप सब लोग एक टीचर है और टीचर को ट्रेन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं, ये आप सब लोगों ने कल जान लिया। टीचर्स एक्चुअली हमारे बैकबोन है। अगर टीचर्स ही अच्छे से ट्रेन ना कर पाए और अच्छे से बच्चों को तालीम ना दे पाए तो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, ठीक है। और बच्चों में बेसिकली मैं जो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आप लोगों को इनके जो बच्चों के मेंटल सेट है या बच्चों में क्या डिसेबिलिटी है या कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करें कि बच्चों में कुछ खराबी है, आपका काम ये है कि उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें रेफर करना। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप उस बच्चे को पहचान पाएंगे कि कौन सा बच्चा क्या है। तो पहले तो ये द टॉपिक इज हाउ टू आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो डिसेबिलिटी क्या होता है? बीमारी जो होती है बच्चों में कुछ वैसी एबनॉर्मल जो होती है थोड़ी कुछ ना। डिसेबिलिटी मींस जिस चीज की एबिलिटी ना कमी होना, ठीक है। आजकल हम उसको अच्छे वर्ड लेते हैं डिफरेंटली एबल, ठीक है। कि अगर हम एक काम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा तो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं या उसको अलग तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिसेबिलिटी, यहाँ पे हमारे जितनी भी डिसेबिलिटी है वो 4 Ds के अंदर आते हैं। 4 Ds यानी डिफेक्ट एट बर्थ, यानी पैदा होने के टाइम पे जो डिफेक्ट दिख रहा है बच्चों में वो क्या है, ठीक है। फिर क्या है डिजीज, बच्चों में क्या बीमारी है, ठीक है। जैसे एस्थमेटिक होते हैं और सारे डिफिशियंसी यानी कमी, जैसे कुपोषण वाले बच्चे होते हैं, सैम के बच्चे। डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो आज मैं फोकस करूंगी डेवलपमेंटल डिले पे, वो सारी चीजें नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और ये पूरे बहुत डिटेल में बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। तो ये तो उसी के बारे में है, ठीक है। अब इसमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आज हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये 4 हम आज इस पे फोकस करेंगे। वैसे तो मेरा इरादा था एक पे डिटेल में, लेकिन मुझे लगा वो शायद आप लोग के लिए बहुत हैवी हो जाएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा चारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई जानता है, किसी ने नाम सुना है अभी तक? इसे शॉर्ट में हम आईडी भी कहते हैं। अपने आप से ही बच्चे को जो अपने बारे में ही ज्यादा रहना, अपने आप को खुद को ही समझना, दूसरे से कम इफेक्ट करना, इस तरह का कुछ है। हाँ, उसके अंदर जो डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर, उससे इफेक्ट होना। ओके। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल मीन्स हमारा इंटेलिजेंट, हमारी बुद्धि, ठीक है। बुद्धि में डिसेबिलिटी हो जाना यानी बुद्धि में कमी आ जाना, ठीक है। बुद्धि की कमी कैसे हम समझेंगे, यानी हम अगर अपने एज के अकॉर्डिंग हमारी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, इट मीन्स कि आप स्लो हो गए, कम हो गए, तो वो हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का नाम सुना है आप लोगों ने? ऑटिज्म का नाम सुना है अभी तक? क्या सुना है? Nowadays it's very common. ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, हाँ। थोड़े अजीब टाइप के होते हैं। हाँ। क्या अजीब करते हैं वो दूसरों से। मतलब हम तो प्रोफेशनल लोग अजीब नहीं बोलते हैं, बट क्या अजीब, जैसे कि उनका मैंने वो जो एक तरफ ही पड़े रहते हैं उस तरीके के ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं नहीं, थोड़ा अलग है। अच्छा। वो जो तुम बता रही है वो आईडी के प्रोफाइल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अभी हम इस पे डिटेल में बात करें। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन यानी सोसाइटी से अलग हो जाना, अपने आप को सोशली कनेक्ट न कर पाना, उसकी सारी सिम्टम्स आपको अभी बताए जाएंगे कि कैसे बच्चा क्या क्या लगता है पूरे डिटेल में। ADHD का नाम सुना है? कल इस पे बात हुई थी हमारी थोड़ी सी, किसी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था। ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी उसको क्या होगा, अटेंशन मींस अटेंशन। अभी आप लोग हम मेरे ऊपर अटेंशन किए हुए हो ना, ध्यान फोकस ध्यान देना, ठीक है। तो अटेंशन में कमी हो जाना यानी ध्यान देने में कमी हो जाना, और हाइपर एक्टिव, हाइपर मींस ज्यादा मूवमेंट्स, चलना फिरना,
ठीक है, तो ये वाले कैटेगरी में आते हैं बच्चे। एक्चुअली आज की क्लास का मकसद ही यही है कि आप हर चीज को एक ना समझें, ठीक है, कि आईडी क्या है, ऑटिज्म क्या है, इंटेलेक्चुअल ये एएसडी क्या है, एडीएचडी क्या है और लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। क्योंकि यू आर द टीचर, आप टीचर हो, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, इतना मोटा मोटा सिम्टम्स तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस बीमारी का होता है, ठीक है। तो वही आज बताई जाएगी आपको। व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटी? जिसे पढ़ने में कमी, जो आता है तो हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। बिल्कुल, सीखने। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अभी हमने क्या बात की? माइंड में थोड़ी कमी, जहन की कमी थोड़ा सा। जहनी तौर पे। हाँ, जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी समझ है, वो कम होना, ठीक है। एक तो बुद्धि में भी कम है, दूसरा एडेप्टिव फंक्शनिंग में भी कम, यानी हम एडेप्टेशन नहीं कर पा रहे, एरियल एक्टिविटी में कम, यानी उसका पहनना, ओढ़ना, ब्रश करना, नहाना धोना, खाना पीना, उसमें भी कमी होगी उसे, यानी वो कपड़े पहनने में उसे दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, उसे ब्रश करने में बहुत दिक्कत होगी, उसे मुंह धोना भी उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है जो हम फौरन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे तो- मैम, सॉरी मैम, हाँ, जैसे कि वो तारे जमीन पे जो वो बच्चा दिखाया है, वो अपने ब्रश भी नहीं करता था और क्या कहते हैं अपने तैयार भी नहीं होता था स्कूल के लिए, उस दैट टाइप इज डिफरेंट, वो था लर्निंग डिसेबिलिटी में आया, ठीक है, उसको पढ़ने में दिक्कत थी उसे, ठीक। और पढ़ने में दिक्कत होती है तो बहुत सारी चीजें और आ जाती है जो उसने तारे जमीन पे दिखाया है। बट इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि में कमी हो रही है, साथ में आप पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल चीजें हमें डेली रूटीन में करनी चाहिए सुबह से लेके शाम तक, उसमें भी दिक्कत आती है, जो बहुत हमारे लिए छोटे छोटे टास्क है, यानी ब्रश कर, कंघा करना, मुंह धोना, नहाना, ब्रश करना, खाना पीना, ये सारी चीजें आपकी डेली एक्टिविटी में आती है। तो एक्टिविटी डेली लिविंग में उसे प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर ये दिमाग में रखें कि ये बच्चा आईडी हो सकता है। आप डायग्नोसिस नहीं बना दोगे कि ये आईडी है, हो सकता है, हमेशा इस वर्ड का ही यूज करना है जब तक कोई प्रॉपर डॉक्टर या क्लिनिशियन उसकी डायग्नोसिस ना बना दे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका लेवल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। इसका क्या मतलब है? दो लेवल का मॉडल मतलब सीवियर अच्छा, जो हमने अभी आईडी की बात की, आईडी को हमने मोटा मोटा समझ लिया कि ये आईडी होता है, बट आईडी को डायग्नोज कैसे करते हैं? जब किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो इनके स्केल्स होते हैं, ये उसके स्केल की बेसिस पे और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये स्कोर करते हैं, यानी आईक्यू टेस्टिंग करते हैं ये, ठीक है। आईक्यू टेस्टिंग के ये स्कोर्स है जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये स्कोर्स हैं जो हम निकालते हैं थ्रू टेस्ट। अब ये अगर 50 to 70 के अंदर है, इट मींस कि माइल्ड, यानी थोड़ा। अगर 35 to 49 में है यानी मॉडरेट, उससे नीचे, ठीक है। अगर 20 to 30 है तो क्या है, सीवियर। अगर बिलो 20 है तो प्रोफाउंड, ठीक है। अब ये जो हमारी आईक्यू क्या होती है, हम नॉर्मल लोगों की, हाँ? अगर हम नॉर्मल है तो हमारी आईक्यू क्या होनी चाहिए? माइल्ड। माइल्ड। हमारी आईक्यू हमेशा इससे ऊपर रहेगी, ठीक है। भाई ये तो आईडी में आ गए ना, हम आईडी तो है नहीं, हम डेली वाला खुद तैयार होके काम वाम करके आ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सारी चीजें, तो हम आईडी में कहाँ से आ जाएंगे? 80-90 कोई है क्या यहाँ पे बैठा आईडी बच्चा या आईडी स्टूडेंट्स? नहीं ना। जो हमारी नॉर्मल आईडी होता है हमेशा इससे ऊपर होता है, इसके ऊपर कैटेगरी आती है बॉर्डर लाइन की, उससे ऊपर होता है नॉर्मल। बॉर्डर लाइन मीन्स होती है दोनों के बीच का, ना वो नॉर्मल है ना आईडी है, दोनों के बीच में, वो इधर भी जा सकता है ट्रेनिंग के थ्रू और इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो स्लो लर्नर में आप कह सकते हैं। तो जो ये माइल्ड आईडी के ऊपर जो हमारा नॉर्मल होता है वो 100 आईक्यू होता है, 98 to 100,
के बीच में जो होता है नॉर्मल आया होता है, ठीक है। 2-4 नंबर हर उसका साइकोलॉजिस्ट का अलग है स्केल के अकॉर्डिंग। तो 100 जो हमारा, अगर हम नॉर्मल हैं तो हमारी IQ हम टेंटेटिव मान लेते हैं 90 to 100 के अंदर ही होगा हम सबका, और इससे ऊपर भी हो सकता है, कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बट नॉर्मल तो है ही है ना, ठीक है। तो ये कैटेगरी, अब जब माइल्ड बच्चा है, अगर आपने टेस्ट करा लिया उस बच्चे को, मान लो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बच्चा ये तुम्हारा ID है? बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं, तुम लोगों की कल हमारी इंटरेक्शन हो चुका है कि बच्चे तुम लोग डील कर रहे हो, तुम्हें अभी तक कोई बच्चा ऐसा लगता है कि जिसमें जो मैंने अभी बताया ID के सिम्टम्स में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है? या फर्दर हम कुछ हाइपोथेटिकल ले लेते हैं कि कोई ऐसा बच्चा आएगा तो हम इसको ID कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसे हम उस बच्चे को कह सकते हैं, जैसे मेरी क्लास में एक फैज नाम का लड़का है, छोटा ही है, ज़्यादा उसकी एज नहीं है, 7 है, तो डेली उसको वर्क देती हूँ, वो क्या करता है, डेली वर्क करने के बाद उसको पेज को फाड़ देता है, सेम करनी चाहिए डेली करता है, घर पे जाकर भी छुपा कर फाड़ देता है और कर लेता है, बैग में वो बनाकर और रख लेता है। मना करने के बाद भी मार तो सकती नहीं, मैं छोटा है। 7 इयर्स के बच्चा है, काम करता है लेकिन फाड़ देता है, डेली फाड़ देता है, डेली फाड़ देता है। और कुछ भी है साथ में? नहीं यही है उसमें, काम देती हूँ कर लेता है वो जी, पूरा, कर लेता है। सारी चीजें खुद कर रहा है, तो ID नहीं हो सकती, बिहेवियरल इशू हो सकता है। बहुत समझाया फिर भी कंटिन्यू यही रहा। हाँ देखो, ID जब होता है जब उसकी, मैंने कहा ना, एरियल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस हो, यानी उसको पहनने ओढ़ने खाने पीने ये सब में दिक्कत हो रही है, ब्रशिंग और ब्रशिंग, या फिर दूसरी बुद्धि दूसरे बच्चों से तुम्हें कम लग रहा है कि इसको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, या मैं जो कह रही हूँ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो ID में आएगा। वो जो तुम बता रहे हो वो बिहेवियरल इशू में आएगा। बिहेवियर यानी आपकी समझ सही है बट आपने कुछ चीजें सीख ली है, ठीक है, थ्रू बिहेवियर, कि मुझे इस चीज में मजा आ रहा है तो मैं ये करूंगा, ठीक है। अब उसको किसी ने उस चीज को अभी या तो एजुकेट नहीं किया है या प्रॉपर, ऐसे बच्चे भी कर सकते हैं, ID वाले बच्चे भी ये चीज कर सकते हैं, बट उनको और चीजों के साथ में प्रॉब्लम होगी और ये भी होगी, तब हम ID कहेंगे, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस बनाने का एक क्राइटेरिया है कि जो हमने 2 मोटा मोटा बताया है कि उसको, एक तो बुद्धि उसकी अपनी एज ग्रुप से कम होगी, जैसे तुम लोग की एज ग्रुप से अगर मेरी कम है तो मैं मंदबुद्धि हूँ, पहले से मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था लेकिन अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जो बुद्धि है अगर तुमसे कम है तब मैं इस कैटेगरी में आऊंगी। एवरेज लोगों की हम बात करते हैं, ठीक है, तो एवरेज से कम है तब इस कैटेगरी में बच्चा आएगा, यानी सारे बच्चे कर रहे हैं लेकिन एक बच्चा नहीं कर रहा है, इट मींस कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें से किसी की कोई और क्वेश्चन है? अच्छा हाँ, एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि देखो, माइल्ड वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें एजुकेट किया जा सकता है, यानी तुम्हें लग रहा है, तुमने रेफर किया, किसी डॉक्टर ने उसे माइल्ड डायग्नोस करके तुम्हारे पास भेज दिया, अब तुमने रिपोर्ट देखी कि उसमें माइल्ड है, मैं तुम्हें कैटेगरी इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग ये समझ लो कि माइल्ड कैटेगरी को हम क्या कर सकते हैं, फिर आगे कितना पढ़ा सकते हैं। असल में क्या होता है कि जब हमें नहीं ये कैटेगरीज नहीं पता होती हैं और ये बीमारी नहीं पता होती है, तो क्या होता है कि हम उसे मार मार के पढ़ाते रहते हैं कि बच्चा जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है। भाई उसकी जब बुद्धि ही नहीं है, उसका कॉग्निशन नहीं है इतना, उसका इंटेलेक्ट ही नहीं है इतना, तो वो कैसे समझेगा चीज़ों, तुम कितना भी मार लो नहीं पड़ेगा ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि IQ करके देख लिया जाए कि बच्चे का बुद्धि कितनी है। अगर नॉर्मल है तब तो तुम सारी चीजें कर सकते हो टेक्निक, लेकिन अगर उस बच्चे का कम आ रहा है तो आपको यू हैव टू बी कॉशियस कि इस कैटेगरी के बच्चे को हम कितना पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, 6 to 8 क्लास, यानी माइल्ड बच्चा 6 to 8 क्लास तक पढ़ सकता है विद सपोर्ट, ठीक है। और इसकी एडियल एक्टिविटी में आपको कमी नहीं दिखेगी ज़्यादा, जैसे तुम्हें अपेरेंटली वो एबनॉर्मल या किसी तरह का बच्चा नहीं दिखेगा कि उसके अंदर खराबी है, मतलब वो पहनने ओढ़ने बोलने चालने सब में तुम्हें ठीक ठाक लगेगा, बस पढ़ने में उसको थोड़ा इस तरह का इशू आना शुरू होगा। और इसमें भी अब जो है हेल्पिंग, जैसे CBSE की गाइडलाइंस आई हुई है, उसमें सपोर्ट के साथ वो ग्रेजुएशन कर सकता है, सपोर्ट के साथ, वो भी स्कूल अगर सपोर्ट कर रहा है तो, ठीक है।
तो वो कर सकता है, अदरवाइज 6 to 8 क्लास तक वो पढ़ सकता है। इसके बाद तुम कितना भी मारोगे वो नहीं पढ़ सकता इंडिविजुअली, ठीक है, बिना किसी सपोर्ट। अच्छा मैम ऐसा भी है कि जैसे बच्चा तो जो है वो 12 एज के हैं करीब, लेकिन वो अल्फ़ाबेट भी ठीक से नहीं बनाते हैं। अच्छा, जी। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो उनकी ऐसे जनरल बात करके कि उनकी नहीं, वो फिट है एकदम। फिट है? जी। फिट है इन व्हाट सेंस? मतलब प्रॉपर उठना बैठना बात करना प्रॉपर तरीके से नॉर्मल है। हाँ, तो देखो इसमें देखो हमें असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो हमें देखना पड़ेगा जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है फिट का, वो फिट में है या नहीं है। पहली चीज़ की उसकी IQ सही है कि नहीं सही है। इफ IQ इज नॉर्मल, अगर उसकी IQ नॉर्मल है तो हम देखेंगे वो बच्चा LD में क्यों नहीं जा रहा, लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों नहीं जा रहा। आगे हम भी लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है कि IQ नॉर्मल होती है बट उसको हर चीज़ नॉर्मल होती है, उसको बस पढ़ाई में दिक्कत होती है। जी जी। ठीक है, और उसके भी टाइप्स हैं। तो यही चीज़ आज बताने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं कि मतलब आप लोग एटलीस्ट ये समझ पाए। अब क्या है, मॉडरेट लेवल का बच्चा, अगर मॉडरेट हमने किसी ने डायग्नोज कर दिया बच्चे को, तो वो क्या होगा, किस क्लास तक लिखा हुआ है, 3rd क्लास तक पढ़ सकता है वो, ठीक है, वो भी सपोर्ट से। और सीवियर को हम क्या ट्रेनेबल है कि उसको ट्रेन करेंगे एरियल एक्टिविटी में सिर्फ, कि उसको नहाना धोना खाना पीना चलना ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, कपड़े पहनना, ठीक है। और ये प्रोफाउंड आईडी जो होते हैं कस्टोडियल होते हैं, जो बिल्कुल लेटे रहते हैं ना, जो तुमने कहा था पहले, यस मैम, मैंने कहा था ना ध्यान है, तो वो प्रोफाउंड कैटेगरी के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको प्रोफाउंड है, उनकी बुद्धि कम है तो उनका डेवलपमेंट भी कम है, तो वो सारे इस तरह के कस्टोडियल होते हैं, यानी वो फुल्ली डिपेंडेंट है आप पे हर तरह से, तो वो प्रोफाउंड होते हैं। आईडी है लेकिन वो प्रोफाउंड है, बहुत ही हायर लेवल पे है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना यहीं पे ही। अच्छा, इसमें अगर आईडी बच्चा हो ना तो हमें बहुत पढ़ाई पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हम मार मार के सिर्फ पढ़ाने में ही कोशिश करें, क्योंकि वो इसमें एक्सेल नहीं कर सकता है, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग में वो आगे बढ़ सकता है। यानी हम उसे काम कोई सिखा दें किसी तरह का, जैसे उसका इंटरेस्ट देखें कि उसको टाइपिंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, तो हम उसको ट्रेनिंग अगर एज सुन एज पॉसिबल देंगे तो वो ज़्यादा एक्सेल करेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं उनकी ज़्यादातर ये होता है बच्चा मेरा पढ़ेगा कितना, कि कब तक पढ़ेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, तो हम लोगों के लिए काउंसलिंग बहुत टफ हो जाती है उनको बताना, और उनको बार बार ये कहना है कि मैम आप पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई कराइए इतना कि वो बोर्ड्स पढ़ पाए, चीज़ें देख पाए, चीज़ों को समझ पाए, लेकिन उससे ज़्यादा आप इसको काम सिखाइए। अगर काम सिखाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट ज़्यादा जल्दी हो जाएगा हर चीज़ से। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को भी देखना है, और आपको भी एज अ टीचर इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अगर किसी बच्चे का इस तरह का आपको लग रहा है, यू कैन डू। ठीक है, सेकंड हमारा क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या है? इसमें बच्चा जो है दूसरा ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, हाँ। तो उसको कुछ अगर याद करा दिया तो सिर्फ वही वर्ड वो रिपीट करता है। और देखो इसको सिर्फ सिंपल 3 तरीके से याद करो, बहुत इजी रहेगा। सोशली वो डिफरेंट रहेगा, सोशली आपसे कनेक्ट नहीं होगा, पहला। सेकंड, उसको लैंग्वेज और स्पीच में प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन में, यानी उसको या तो वो कम बोलेगा या बोल नहीं पाएगा, या फिर बोलेगा तो रिपीटेडली बोलेगा, डिफरेंट तरीके से बोलेगा, यानी लैंग्वेज में। पहला सोशल नहीं काम करेगा, यानी आपकी तरफ नहीं आएगा, आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है, उसे ये फर्क ही नहीं पड़ता तुम हो या नहीं हो, मैं हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। और सेकेंडली उसको लैंग्वेज स्पीच में प्रॉब्लम होगी। थर्डली क्या होगा कि उसको रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, फिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है, किसी कोई भी बिहेवियर बार बार वो करेगा, और उसमें विद सेंसरी इशू भी हो सकती है, हाइपो एंड हाइपर सेंसरी इशू होती है, ठीक है। सेंसरी इशू जब समझते हैं लोग क्या, तो सेंसरी बच्चों में, जैसे मैं सेंसरी की बात करी, क्या सेंसरी कितने होते हैं हमारे सेंसेस? 5 अब बढ़ गए नहीं होते हैं, लेकिन चलो 5 ही अभी रहेंगे।
5 सेंसेस में अगर हम 5 सेंसेस क्या क्या है हमारे? स्किन, टंग, स्मेल, टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजों से हम क्या करते हैं, चीजों को परसीव करते हैं, समझते हैं। हम कैसे समझना शुरू करते हैं बचपन में? थ्रू सेंसेस, ठीक है। सेंसेस से, सारे सेंसेस से हम चीजों को, आपका बहुत छोटा बच्चा होगा या जिसके घर में भी छोटा बच्चा होगा, आप ये सोचेंगे वो देख के चीजों को समझता है। अगर उसे ये दे दिया जाए तो वो पहले, अगर बहुत छोटा 6 मंथ का बेबी है तो वो कैसे लेगा इसे? यूं पकड़ेगा, यूं देखेगा, यूं करेगा, सूंघेगा, टच करेगा, सारे सेंसेस का काम कर देगा इसको लेकर के। आप कहते हैं ना मुंह में डाल देता है बच्चा हमारा हर चीज, वो अपने सेंसेस का यूज करता है। इसको वो पहचानने के लिए वो अपने सारे सेंसेस का यूज कर जाता है। यानी वो मुंह में भी रखेगा, सूंघेगा भी, कान में भी रखेगा, उसे पटक पटक के भी देखेगा, उसकी आवाज को भी, ठीक है। तो ये हम कहते हैं ना बच्चा बर्बाद कर रहा है, बर्बाद नहीं करना, वो लर्न कर रहा होता है थ्रू सेंसेस, ठीक है। तो ये जो सेंसेस होते हैं, इन बच्चों में क्या होते हैं, सेंसेस गड़बड़ हो जाते हैं, या ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। हाइपर मीन्स ज्यादा और हाइपर मीन्स कम। अब इनमें क्या होता है कि टेस्ट या ज्यादातर साउंड का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे साउंड है, कहीं भी यहाँ पे कुछ आवाज आ जाए, सीटी की आवाज आ जाए कुकर की, तो जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा वो कान पे हाथ रख लेगा, रोने लगेगा, क्रैंकी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको वो कुकर की आवाज बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे वो चुभ गई हो, जैसे हमें कांटा चुभ जाता है ना, हम इरिटेट हो जाते हैं, वैसे वो हो जाएगा। बट लेकिन जो और हाइपो मीन्स क्या होता है कि बहुत हल्की सी नहीं, यहाँ पिन भी गिरे तो उसकी भी आवाज उससे आ जाएगी। तो हाइपर एंड हाइपो सेंसिटिविटी में उसके प्रॉब्लम हो जाती है, तो बैलेंस नहीं रहता है, ठीक। तो उसको इसमें भी काम करना पड़ता है हम। अच्छा, कम्युनिकेशन जो हमने सोशल की बात की थी, कम्युनिकेशन में क्या होता है? आई कांटेक्ट। तो मुझे कैसे पहचान रहे हो, कैसे सोशली हम कनेक्ट हो रहे हैं, देख रही हो ना, आई कांटेक्ट कर रहे हो, मैं भी आई कांटेक्ट कर रही हूँ। तो इन बच्चों में पुअर आई कांटेक्ट होता है, वहाँ पे नो गलत लिखा हुआ, नो आई कांटेक्ट नहीं, किसी में पुअर होता है, किसी में नो होता है, ठीक है। तो नो पुअर आई कांटेक्ट क्या होता है? मैम वो मतलब जब देख नहीं पाता, किस तरह से? नजर चुराएंगे लेकिन बात करते हुए सामने नहीं देखते। आप क्यों आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं करेंगे? जैसे मैं तुम्हें अगर देख रही हूँ तो तुम भी मुझे देख रही हो पलट के, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं, अगर तुम मुझे देखो तो मैं मुंह इधर कर लूँ, व्हाट यू फील, अगर मैं इधर मुंह कर लूँ तो मुझे देख रही हो, ठीक है। तो इसी तरह उन बच्चों का होता है वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन ये हो गया कि अगर तुम लोग की क्लास में कोई बच्चे हैं और उनका आई कांटेक्ट है तो लेकिन पुअर है, पुअर यानी अब क्या होगा कि मैं एक मानो स्टूडेंट हूँ, बच्ची हूँ, और तुम मेरी टीचर हो, तो मैंने तुमने मुझे बुलाया, मैंने देखा तुम्हें और फौरन देख करके नजर हटा ली 2 और 5 सेकेंड के लिए, ये भी पुअर आई कांटेक्ट और इन बच्चों के में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आई कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन फॉर अ सेकेंड, ठीक है। तो उसको भी तुम लोग को आइडेंटिफिकेशन करना है। एंड देन न्यू साउंड से अट्रैक्ट होते हैं, ये इरिटेट होते हैं। और इनको क्या होता है, हाँ इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे तुम नेम कॉलिंग करोगे वो सुनेंगे नहीं, 5 बार नाम ले लोगी तो सुनेंगे नहीं, 6 बार ले लोगे तब सुन लेंगे, ठीक है। समटाइम्स से ओकेजनली लिसन करते हैं चीजों को, जबकि उनका हियरिंग इशू कोई नहीं होता है। अगर तुम उनका हियरिंग असेसमेंट कराओगी, कान की जांच कराओगी तो वो नॉर्मल होगा। तो हम जब असेसमेंट करते हैं एसडी चाइल्ड की, तो पहले हम उनका विजन और हियरिंग असेसमेंट करा लेते हैं कि ऐसा तो नहीं हियरिंग इशू की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो। तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है असेसमेंट से पहले, ठीक है। सोशल क्या है? सोशल क्या होता है? मैम सोशल विद द फैमिली, विद सोसाइटी। नहीं, बाहर के लोगों से। सोशल होता है हमारा मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना, यही तो है सोशल। बहुत कॉमन याद रखा करो तो हमेशा याद आएगा, बड़े बड़े टर्म्स को छोड़ दो, ठीक है। तो अब बच्चा अगर छोटा है तो वो सोशल कैसे, वो माँ से अट्रैक्टेड होगा ना अपनी माँ के पास। अगर तुम किसी छोटे बच्चे को माँ से लोगी तो वो रोने लगेगा, या वो माँ अभी अपना बच्चा छोड़ के चले जाए तो पीछे पीछे जाएगा अपनी माँ के कि मुझे छोड़ के चलेंगी माँ। स्कूल में भी बच्चे माँ लेके आते हैं, वो जाने की कोशिश करते हैं बच्चे की माँ के ही पास जाएं। क्यों? क्योंकि वो सोशली अटैच्ड है,
इसमें बच्चा सोशली अटैच नहीं होगा, उसे फर्क नहीं पड़ता उसकी माँ है या नहीं है, तुम हो नहीं हो, उसने एक अपनी दुनिया बना ली, वो उसी में ही रहेगा, वो अपना अकेले खेलेगा भी, दूसरे बच्चे खेल रहे होंगे उनके पास नहीं जाएगा। नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या होगा, दूसरे बच्चे खेल रहे होंगे उसमें जाके बैठ जाएगा कि मुझे भी खिला लो, या उनके साथ खेलने की कोशिश करेगा। हम सब यही तो करते हैं। अगर हम अकेले खड़े हैं अगर अब तुम देखो, अगर शादी वादी में जाओ और तुम देखो, अगर तुम अकेली हो, चार हमें फैमिली फेस दिख रहे हैं तो हम जाते उन्हीं के पास जाके बैठते हैं, शायद कुछ बात हो जाए, ठीक है, शायद हमारी बोरियत कम हो जाए, क्योंकि हम लोग सोशली एक्टिव लोग हैं, ठीक है। ये बच्चों में ये वाला सेंस नहीं होता है, ये अपनी दुनिया बना लेते हैं। ये तो न्यूक्लियर फैमिलीज में भी हो जाता है, जो छोटी फैमिलीज के बच्चे होते हैं, हाँ, वो यूजुअली, और जो बच्चा नहीं रोता उसको तो अच्छा बच्चा कहते हैं, ये रोता नहीं है, बहुत साबिर है। हाँ। ये Actually जो जनरल पॉइंट हो रहे हैं ना यहाँ पे। नहीं, ये जनरल नहीं है इसमें, और जनरल में आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। एक्चुअली क्या होता है, जो हम वो एडिकेट सिखाने की बात कर रहे हैं, और ये हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम बिहेवियर होता है फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, ये सिचुएशनल नहीं होता है। जैसे आजकल बच्चों में मोबाइल देखने से भी ऐसा हो रहा है कि वो सोशली, आप 4 लड़कियां बैठी हैं, चारों अपनी मोबाइल में अपना टाइम पास कर लिया, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो अपने घर में हमारी भतीजी भांजी को देखो, दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल बैठा भी दो जबरदस्ती तो वो करेंगे। तो मेरे घर में मैंने अगर एंट्री ले ली तो मोबाइल कोई यूज नहीं करता, क्योंकि आप सोशली अट्रैक्टेड नहीं हो रहे हैं। बट इनका क्या है कि इनका मोबाइल कॉज नहीं है, इनका क्या है, इनका सिचुएशन कॉज नहीं है, क्योंकि इनका क्या है कि ये अट्रैक्टेड खुद ही नहीं हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, कि जब बच्चे को, वो तो हमने ट्रेनिंग दी है तब वो बिहेवियर आ रहा है, और वो थोड़े एडल्ट बच्चों में आ रहा है, थोड़े से बड़े बच्चों में। ये हम छोटे बच्चे में देख रहे हैं कि वो बच्चा बिल्कुल ही 6, 7, 8 महीने का बच्चा है, वो मिंगल हो ही नहीं रहा है। वरना हमारी जो इंडिविजुअल नीड है, वो अपने एज ग्रुप से हम अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। हमारे एज ग्रुप के जो लोग होंगे, मैं उनके पास जाके बात करने में कंफर्टेबल होंगी, क्योंकि मेरा मेंटल सेट, मेरे साथ के लोग, तो हर बच्चा भी ऐसे होता है कि महफिल में जाओ तो बच्चे में अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके पास नहीं बैठते, आपका छोड़ के भाग जाएंगे दूसरे बच्चों में। तो क्या है, वो सोशली एक्टिव है। लेकिन वो जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे में जो ये एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है, जो हम मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू इनके अंदर बढ़ा रहे हैं, और मोबाइल से पता है स्पीच डिले बहुत हो रहा है। जितनी स्पीच की आजकल हमारे पास प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ मोबाइल से। और माओ का क्या होता है कि मोबाइल दिखाओ तो बच्चा जल्दी बोलना सीख जाएगा, क्यों मोबाइल से नहीं स्पीच डिले हो रहा है, मोबाइल में तो बात ही तो कर रहा है, क्यों स्पीच डिले हो रहा है? फिर सुन रहा है, बोल नहीं रहा। नहीं, सुन के तो बोलते हैं ना, हम सुनते हैं तो बोलते हैं, सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। दोनों तरफ से नहीं हो पाती। एग्जैक्टली, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, उसमें 1 वे होता है, और 1 वे के साथ साथ क्या होता है, वो अपना बोले जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम, बच्चा स्क्रॉल कर रहा है तो बच्चा अपने एज के लेवल की चीज तो देख नहीं रहा है, वो स्क्रॉल कर रहा है, उसमें फास्ट भी बोल रहे हैं लोग, स्लो भी बोल रहे हैं, तो क्या होता है, अक्सर बच्चे रोबोटिक लैंग्वेज सीख लेते हैं, ठीक है, बोल तो सब रहे हैं, वो मीनिंगलेस है। कई केसेस हमारे पास है, रोबोटिक बच्चा बोलते हैं, माँ परेशान है, बोल तो सब रहा है तो हमने कहा मोबाइल दिखाते हो आप? हाँ, तो जाहिर है जब आप मोबाइल दिखा रहे हैं तो उसने रट लिया, सुना, सीख लिया, बट मीनिंग नहीं है ना। अब पहले माँ बच्चों को टाइम देती थी, वर्किंग नहीं होती थी, घर पे होती थी, तो वो टाइम देती थी तो बच्चा ये क्या है, पेन, बच्चे ने समझ लिया ये पेन है। अब माँ भी रिप्लाई कर रही है, बच्चा भी बोलने की कोशिश, 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं जब बच्चे को अगर आप मोबाइल दिखा रहे हो तो 2 साल से कम के बच्चे को तो पहले दिखाने ही नहीं चाहिए, और अगर 2 साल से बच्चा बड़ा है तो आप 10-15 मिनट के लिए उसके साथ बैठो और उसे बताओ कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ताकि आपकी 2 वे कम्युनिकेशन रहे, उसकी लैंग्वेज अच्छी हो और लैंग्वेज डिले ना हो। बिहेवियरल प्रॉब्लम में क्या है, कोई एक सिंगल एक्टिविटी में रुक जाते हैं। बिहेवियर में और कोई इनमें क्या होता है, बच्चे में क्लैपिंग हैंड होता है,
जाएगा, ठीक है। और अगर कोई टॉय होगा या कोई अगर आपको ये ग्लासेस दे दोगे ना तो वो ऐसे लाइन से लगाएंगे, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द टॉयज आ जाएगा। अगर उन्हें चप्पलें भी दे दोगी तो ऐसे लाइन से चप्पल लगाएंगे, से ट्रेन बना देंगे। तो फिक्सेशन, और अगर उनका कोई टेस्ट है तो एक ही चीज, डेली रूटीन होगी एक है तो फिक्स्ड, यानी वो जिस टाइम उठ रहे हैं, जिस टाइम पॉटी कर रहे हैं, जिस टाइम खा रहे हैं, फिक्स हो जाता है। तो बिहेवियरल इशू में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फ्लैपिंग हैंड है, रोलिंग है, रोलिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो तुम्हारे बिहेवियरल इश्यूज में आएंगी। अब बताओ, ये अगर बच्चा 1 साल तक बैबलिंग नहीं करे, किसी का भी बच्चा 1 साल तक के बच्चे तो तुम्हारे स्कूल में आते नहीं होंगे, बट फैमिलीज में हम देखते हैं बच्चा, या रिलेटिव्स में देखते हैं, हमारे भी नहीं है तो रिलेटिव्स में तो होते हैं। अगर 1 साल का बच्चा बैबलिंग नहीं कर रहा है, बैबलिंग क्या होती है? बैबलिंग साउंड, इस तरह से साउंड्स निकालने लगते हैं, ठीक है। अगर वो 1 साल तक भी किसी बच्चे में नहीं आया है तो आपकी दिमाग की सुइयां खड़ी हो जानी चाहिए कि इस बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है हम आगे देखेंगे, ठीक है, या एक्सपर्ट विल डिसाइड कि क्या है, ठीक। अगर 16 महीने तक एक वर्ड नहीं आया है और 2 साल तक 2 वर्ड ज्वाइन करने नहीं आया है तो भी प्रॉब्लम की बात है, ठीक। दूसरा, नो रिस्पॉन्स टू नेम, जो मैंने बताया था, नाम पे अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो दिक्कत है। अक्सर क्या होता है, जैसे अगर कोई बच्चा है लेकिन 1-2 पर्सन अगर घर के बोल रहे हैं, उनके वो नाम ले रहे हैं तो रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी तीसरा चौथा कोई बोल रहे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हाँ, यही तो हमें आइडेंटिफाई करना है ना। अगर ऐसा बच्चा है तो वो हर किसी पे सेम ही रिस्पॉन्स करेगा, यही तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों का क्या है कि आपको लुक देखना है, ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन पूछना है, आस्क एंड देन परफॉर्म या रिफर, ये इम्पोर्टेंट है। यानी पहले देखो कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर है तो आस्क, क्वेश्चन पूछो 2-4, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन में वो क्राइटेरिया में कुछ भी फॉलो कर रहा है देन यू विल रिफर, या फिर कोई टेस्ट आता है तो परफॉर्म करो, ठीक है। पुअर आई कांटेक्ट बता दिया, एक्सेसिव लाइनिंग ऑफ द टॉय और चीजें, ठीक है भाई। ये 6 मंथ तक अगर कोई बच्चा स्माइल नहीं कर रहा, बच्चे कब स्माइल करता है? सबके पास बच्चे हैं या नहीं? किसी ने देखे हैं बच्चे आज तक, छोटे छोटे बच्चे? देखे तो सबने, देखे तो सभी ने। और छोटे भी कर जाते हैं कुछ। कितने पे आ जानी चाहिए सोशल स्माइल? 6 3 and 4 पे आ जाते हैं। 4-5 पे आ जाते हैं। 1 महीने में आ जाती है बेटा। 2 महीने में सोशल स्माइल आनी चाहिए। 2 से वैसे हम ये इसको 4 तक स्ट्रेच कर लेते हैं कि अगर 4 महीने तक नहीं आई है तो प्रॉब्लम की बात हो जाती है, फिर हमें लगता है वो डिले में जा रहा है। और आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट पैदा हो रहे हैं, वो तो 1-1.5 महीने में स्माइल पास कर रहे हैं। फर्स्ट डे पे ही कर देते हैं। तो साउंड का इमिटेशन 9 मंथ पे जो है इमिटेट करना बच्चे को आ जाना चाहिए, ठीक। अच्छा, इन बच्चों में फिंगर पॉइंटिंग भी नहीं होता है। फिंगर पॉइंटिंग का क्या मतलब है? जैसे वो किसी चीज को इशारे से बताएंगे। जॉइंट अटेंशन यहाँ पे बात हो रही है, जॉइंट अटेंशन के अंदर ही आता है, यानी जॉइंट अटेंशन 2 लोगों का फोकस एक चीज पे होना चाहिए। यानी मैं कह रही हूँ कि तुम ये देखो तो तुम भी यही देख रही हो और मैं भी यही देख रही हूँ। मैं कह रही ये देखो बेटा पंखा, तो पंखा देख रहा है, ठीक है। तो ये जॉइंट अटेंशन है। दो या 2 से ज्यादा लोगों का अटेंशन एक चीज पे होता है, वो जॉइंट अटेंशन होता है। इन बच्चों में क्या होता है, जॉइंट अटेंशन की इसमें लिखा नहीं, इसे मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अलग पढ़ा तो वो जॉइंट अटेंशन जो होता है वो इन बच्चों में लैक करता है। और जॉइंट अटेंशन के अंदर ही हम फिंगर पॉइंटिंग सिखाते हैं। पहले वो देखना शुरू करता है, जैसे मैंने कहा ये देखो, फिर कुछ एज के बाद वो क्या करता है, खुद दिखाता है, मम्मा मुझे वो चाहिए, वो टॉफी चाहिए, वो कपड़े चाहिए, वो जूते चाहिए, वो भी फिंगर पॉइंट करने लगता है। और बाद में तो हम जबान से कह देते हैं वो देखो तो वो देख लेगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जॉइंट अटेंशन के, जो इन बच्चों में नहीं होती है। मान लो अगर 9-12 महीने तक बच्चों के अंदर फिंगर पॉइंटिंग नहीं आ रही है
तो ये भी ASD बच्चों के सिम्टम होता है। उन्हें फूंकना नहीं आता, ब्लो करना नहीं आता है। ठीक है, अब ASD में तुम लोग को कुछ पूछना नहीं है ऑटिस्टिक चाइल्ड में? कोई भी क्वेरी हो तो अभी बता दो। मेरी तो सेम है, अगर ये सब चीजें लगती हैं कि भाई ऑटिज्म बच्चा, सॉरी अभी आपने बताया, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे होता है, बहुत सारे सेंटर हैं यहाँ पे। हमारा तो खैर गवर्नमेंट मेडिकल का सेंटर है और भी प्राइवेट भी सेंटर है। तुम लोगों का रोल ये होगा कि तुमने ये देखा, लुक, मैंने ये कहा ना, लुक ऑब्जर्व करोगी, फिर आस्क करोगे, क्वेश्चन पूछोगे उसके पेरेंट्स से कि यार घर पे भी ऐसे करता है, ठीक है। अगर वो लग रहा है कि हाँ घर पे भी ऐसी है, तो तुम्हें ये करना है कि उनके पेरेंट्स को फिर ये काउंसिल करना है कि इन्हें ले जाके एक बार सेंटर में दिखा लो आप। एक बार वहाँ से क्लीन चिट आ जाए कि वो बच्चा को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर उसकी थेरेपीज चलेगी, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ट्रीटमेंट इन द सेंस जो हम उसको चीज़ें एक्टिविटीज़ बताते हैं, ठीक है, सारी एक्टिविटी बेस्ड होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप दवा दे दो, ऐसे बच्चों की कोई दवा नहीं होती, मैनेजमेंट प्लान होता है। ठीक, और किसी के ऑटिज्म से कोई क्वेश्चन? अच्छा, ADHD क्या होता है? वैसे तो लिखा है, काफी देर से तुम लोगों ने रीड कर ही लिया होगा। हाँ, ये वो बच्चे होते हैं जो एक जगह पे टिकते ही नहीं है, अपने आप में इधर से इधर अपना ही काम से मतलब। ADHD बच्चे में इनअटेंशन होता है, हाइपर एक्टिविटी होता है, इम्पल्सिव होता है। इनअटेंशन क्या होता है? हम ध्यान नहीं देंगे, मतलब एनवायरमेंट में वो अपने काम में ही लगी रहेगी, खेलते रहेगी। हाँ, ध्यान न देना, यानी कि अगर तुम कुछ पढ़ा रही हो तो एक सेकंड देखेंगे, दूसरी सेकंड कहीं और, तीसरी सेकंड कहीं और, चौथी सेकंड कहीं और। इनअटेंशन, अटेंशन नहीं देना। हाइपर एक्टिविटी, मैं हर रोज कुछ ना कुछ करते रहेंगे। भागम दौड़, मोटर से रिलेटेड है, यानी वो कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, या एक जगह वो फिंगर टैपिंग कर रहे हैं, या पैर को टैप 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 करेंगे, या यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके हाथ पैर चलते ही रहेंगे, चाहे वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, या बैठे जबरदस्ती बैठे भी हैं तो फिजिटिव रहेंगे, ठीक है। ये इम्पल्सिव क्या होते हैं? शर्मा, हाँ, घबराई, इम्पल्सिव यानी कि जल्दबाजी, एकदम इम्पल्सिव, यानी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और मेरे क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले तुम मेरे से किसी ने आंसर कर दिया, ये इम्पल्सिव बिहेवियर है। हमारा भी होता है ये बिहेवियर, जब हमें आता है तो हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम बताते हैं, ठीक है। तो ये इम्पल्सिव, ये बच्चे क्या करते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, मतलब आप ज़्यादा बोलेंगे भी और ज़्यादा बात भी करेंगे, और जैसे ही आप कुछ कहोगे उसको कंप्लीट ही नहीं होने देंगे, तो और कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे और बात करने लगेंगे, तो इम्पल्सिव बिहेवियर। और ये जो ADHD के तुम्हें मैं बता रही हूँ, ये इसकी डायग्नोसिस जब बनती है, ऐसा नहीं कि आज बच्चे ने उछलना कूदना शुरू किया, आज पूरे दिन क्लास में नहीं बैठ रहा है तो तुमने कह दिया अरे भैया ये तो बच्चा ADHD है, नहीं ADHD है, नहीं, यू वोंट से लाइक दिस। बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, तो 4-5 साल की एज में वो हाइपर एक्टिव होता ही उनका बिहेवियर, ठीक है। तो उन बच्चों को हम नहीं कहेंगे कि वो ADHD हैं, हाइपर एक्टिव हैं, वो वैसे ही लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन कब हम कहेंगे ADHD है? जब वो बिहेवियर 6 मंथ तक परसिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट 6 मंथ तक आप परेशान है कि ये कुछ हो ही, मतलब कुछ सीख हुआ ही नहीं कर रहा है। एंड सेकेंडली ये दो सेटिंग में होना चाहिए, जैसे मैंने कल बताया था कि मान लो बच्चा क्लास में तो हरकतें कर रहा है लेकिन घर पे नहीं कर रहा है। जब तुमने पेरेंट्स से पूछा, पहले तुमने ऑब्जर्व किया, तुमने पेरेंट्स से पूछा, पेरेंट्स ने कहा नहीं घर में तो सही रहता है, पता नहीं मैडम आपके स्कूल में क्यों कर रहा है, तो आपको ये समझ आ गया कि वो ADHD बच्चा नहीं होगा, इसका ये लर्न बिहेवियर है, ये सीखा हुआ बिहेवियर है कि मैं ऐसे करूँगा तो मुझे अटेंशन मिलेगा टीचर्स का, ठीक है। तो समटाइम्स बच्चे जो हैं हरकतें क्यों करते हैं, क्योंकि उनको टीचर्स का अटेंशन मिले, क्योंकि टीचर्स उन्हें बड़ी प्यारी लग रही होती हैं, तो अटेंशन। ये मुझे अपनी चाइल्डहुड की भी याद है मेमोरी, कि मैं अपनी हिंदी टीचर से इतना ज़्यादा वो रहती थी कि मुझे लगता था वो डांटती बड़े प्यार से थी, तो उनके सामने हरकतें करती थी जानबूझ के कि वो मुझे डांटे। तो ये कुछ अटेंशन पाने के लिए भी बिहेवियर बच्चा करता है, तो ये चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि समटाइम्स हम अपने टीचर से भी बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, ज़्यादातर अट्रैक्टेड होते हैं बच्चे, ठीक है। अब लर्निंग ADHD में कुछ पूछना है? ADHD का ऑनसेट तो लेटर लाइफ में भी होता है। लेटर लाइफ, हाँ होता है,
जरूरी नहीं कि बच्चों में एडोलेसेंस खत्म होने के बाद भी These are lifelong disabilities. ये रेड परसिस्ट करता है, बस हम इसको ट्रेनिंग के थ्रू मॉडिफाई कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, बट इसका एलिमेंट हमेशा रहेगा, चाहे वो एज पहले एडोलेसेंस ईयर सही रहे, उसके बाद उन्होंने मैनिफेस्ट करना शुरू करा इसके सिम्टम्स। वो डिपेंड करता है कि कुछ न्यूरो ट्रॉमेटिक इंजरी तो नहीं हुई है उनको। कभी क्या होता है ब्रेन इंजरी होने के बाद भी ऐसा हो जाता है, या कुछ ट्रॉमा लाइफ में होने के बाद हो जाता है ऐसा, तो वो उसका कुछ ना कुछ कॉज होता है, या कुछ मतलब आपको सीजर्स अटैक आ गए, यानी दौरे पड़ रहे हैं। जिन बच्चों में दौरे की शिकायत होती है उनमें भी ये होती है ADHD की शिकायत। और जो बच्चे छोटे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और उनका जैसे कुछ का डायग्नोसिस बन ही नहीं पाता है, बड़े हो गए, शादी हो गई, आपको पता चला बैठ ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो वो भी परसिस्ट तो करता ही करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स याद पहचानने में दिक्कत। हाँ ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में 3 मेन आते हैं, क्या है? डिसलेक्सिया, जब बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा है प्रॉपर, और डिसग्राफिया यानी राइटिंग में, ठीक है, और डिसकैल्कुलिया यानी मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चे को कब, असल में जो मंदबुद्धि बच्चे हैं जिनको हम कह रहे हैं आईडी बच्चा, आईडी बच्चे को भी पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, वो चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, और लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को भी दिक्कत हो रही है कि उसको पढ़ने में समझ नहीं आ रहा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? थ्रू IQ। अब इन बच्चों का IQ नॉर्मल होता है, उनका IQ नॉर्मल नहीं होगा, उनका IQ कम 70 से कम होगा, ठीक है, और इनका IQ नॉर्मल होने के बाद ये तीनों प्रॉब्लम भी हो सकती है, 2 प्रॉब्लम भी हो सकती है, 1 प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चे में, ठीक है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी डेली लिविंग है, बाथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, मील टाइम खाना, ब्रशिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सारी डेली एक्टिविटीज हैं जो हम सब करते हैं, और हम यही चीज़ अपने बच्चे को सिखाते हैं, जिसकी मैं अभी तक बात कर रही थी। तो ये पिक्टोरियल मैंने लिखा है, ठीक है। लुक, आस्क, परफॉर्म और रिफर, ये मैं बता ही चुकी हूँ, ये लिखा है इसलिए, ठीक है। तो लुक मीन्स आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर क्वेश्चंस पूछने हैं, एंड देन अगर आपको कुछ चीज़ आती है, कोई टेस्ट है, तो आप अप्लाई करो, नहीं होती है तो आप रेफर कर दो। रेफर करने का मतलब ये नहीं है कि तमगा लगा के रेफर करिए, सिर्फ रेफर करिए, जजमेंट मत पास कर दीजिए हाँ, exactly. कि ये तो रिटार्डेड है ही, ये तो है ही ऐसा, आप इसको वहाँ भेजिए, ऐसे नहीं। और कभी भी क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि कभी भी किसी को भी आप ये नहीं कहोगे कि ये वाली प्रॉब्लम है, इसको लेके जाओ, जैसे आप समझ गए हो, आप आपस में बात कर लो, डिस्कस कर लो, बट पेरेंट्स को ये डिस्क्लोज मत कर लो। पता ना हंसता तुमने ASD कह दिया उसे कि आपके बच्चे को तो मुझे ASD लग रहा है, अब मेरे पास आया वो ASD नहीं निकला, हाइपर एक्टिव निकल गया, ADHD निकल गया, तो क्या सोचेगा कि एक तो आपकी समझ कम है और आप गलत बता रही थी, ठीक है। तो आप अपने आप को सेफ साइड रखे चलिए, आपको एक्सपर्ट विल डिसाइड हमें इसके अंदर कुछ परेशानी लग रही है, और ये परेशानी जब भी किसी भी पेरेंट्स से बात करो ना, तो ऐसे बात करो बच्चे कि मुझे इसके अंदर कुछ ऐसी परेशानी लग रही है, दिख रही है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन आप एक बार वहाँ एसेस करा लोगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा, ये समझना।